हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी पोषक पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आज इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे वाले पोषक पदार्थ हम पढ़ेंगे। और अगला हमारा पोषक पदार्थ रहेगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि प्रोटीन शब्द की खोज या प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम दिया था जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किन्होंने दिया था? जे बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह किन से मिलकर बना होता है? तो यह 22 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के? तो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15%, मानव शरीर का लगभग 15% भाग किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। आगे हम बात करते हैं हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण तो शरीर में ही होता है। 10 का संश्लेषण शरीर में, और अन्य जो 10 होंगे, अन्य 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण तो शरीर में होता है और अन्य 10 भोजन के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे तो कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग राइबोसोम पढ़ेंगे, और राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा। तो प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों आमाशय। प्रोटीन का पाचन आमाशय व छोटी आंत में। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? आमाशय और छोटी आंत, इन जहाँ दोनों में प्रोटीन का पाचन होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलता है। तो देखिएगा, दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, दालें, मूंगफली और फलियों वाली सब्जियां। तो ये दोस्तों प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, दालें, मूंगफली और फलियों वाली सब्जियां। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में कार्य करता है। हमने देखा भी था पोषक पदार्थ के प्रकार में कि वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ कौन सा था? प्रोटीन। तो प्रोटीन
शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेता है। शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेता है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है दोस्तों, और इनके आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि नाखूनों और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन दो प्रोटीन के आपको नाम याद रखने हैं। जैसे एक तो हो गया केरोटीन। केरोटीन प्रोटीन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों बालों एवं नाखूनों में, हमारे बाल और नाखून इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, केरोटीन। इसी तरीके से एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं मांसपेशियों में। कहाँ पाए जाएंगे, मांसपेशियों में। कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। केरोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो बालों एवं नाखूनों में। चलिए आगे हम एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सभी प्रोटीन जो होते हैं, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं विभिन्न पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा। विभिन्न पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। विभिन्न पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। विभिन्न पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा, जैसे कि गाय के दूध में कितना प्रतिशत प्रोटीन मिलेगा, अंडा आप अगर खाते हो तो उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उन्हीं के आपको याद रखने हैं। जैसे कि गाय का दूध हो गया, तो दोस्तों गाय के दूध में प्रोटीन मिलेगा आपको 3.5%। मूंगफली व दाल में, मूंगफली व दाल, इससे आपको प्राप्त होता है 20% प्रोटीन। आगे देखते हैं अंडा, तो अंडे में दोस्तों 11 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन, लगभग 43%। और ये क्वेश्चन आप देख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, या सर्वाधिक प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, सोयाबीन से। दालों से भी प्राप्त होती है। अगर ऑप्शन में सोयाबीन है तो सोयाबीन करेंगे, अगर सोयाबीन नहीं है तो मूंगफली या दाल हो सकता है, जिससे हमें 20% प्रोटीन मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है। तो बच्चों में 2 रोग होते हैं, और इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो पहला रोग है क्वाशियोरकर। कौन सा रोग, क्वाशियोरकर। ये रोग क्या होता है, तो इसमें बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं। बच्चों के हाथ पांव दुबला होना, हाथ पांव दुबले हो जाएंगे, और पेट बाहर की ओर निकलेगा, पेट बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये तो हुआ पहला रोग, क्वाशियोरकर। और दूसरा एक और रोग होता है, और उस रोग का नाम आपने सुना होगा, मैरास्मस। दूसरा कौन सा रोग है, मैरास्मस। ये रोग भी दोस्तों बच्चों में ही होता है। इसके क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। ठीक है, तो ये थे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और ये अपना प्रोटीन पूरा हुआ दोस्तों। तो अब हम अगला हमारा पोषक पदार्थ पढ़ते हैं, और तीसरे नंबर का हमारा पोषक पदार्थ रहेगा वसा या फैट्स।
वसा के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। वसा या इसे ही बोला जाता है फैट्स या वसा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्या होती है वसा? वसा दोस्तों लिपिड वर्ग के अंतर्गत आती है। कौन से वर्ग में आती है? लिपिड वर्ग के अंतर्गत आती है। वसा में क्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका एक अनुपात था 1:2:1। वसा में इनका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये अधिक पाए जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? कम, O2 कम मात्रा में पाई जाती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वसा में और ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। और वसा क्या होती है? तो वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाई जाएगी। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है और यदि तरल हो, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा तरल हो तो उससे क्या कहेंगे हम? तेल। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो वसा होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में। और यदि अगर 20 डिग्री पर ठोस ना होके वो तरल अवस्था में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे या ऑयल बोलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। वसा जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है। आपने देखा होगा कभी वसा जल में अघुलनशील होगी। आपने देखा होगा दोस्तों कभी यदि जल के ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल दो या तेल डाल दो तो वो कभी भी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। जो वसा होगी वो पानी के ऊपर एक परत के रूप में तैरती रहेगी। तो वसा क्या होगी? जल में अघुलनशील होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, लेकिन एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन विलायकों में, एसीटोन व बेंजीन विलायकों में यह घुलनशील होगी। तो वसा किसमें घुलनशील होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीटोन और बेंजीन में। वसा किसमें घुलनशील नहीं होती है? तो जल में घुलनशील नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इससे हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो लगभग 50 से 75% ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होनी चाहिए? वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके आंसर बताइए मुझे। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से हमें दोस्तों 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 9.3। और 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करें तो 4.2 किलो कैलोरी। तो देखिए दोस्तों, किससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। किससे ऊर्जा ज़्यादा होती है? किस में ऊर्जा ज़्यादा होती है? तो देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी होती है? 9.3 और 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2। तो अगर क्वेश्चन आवे दोस्तों कि किस में ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो होने में तो किस में होती है? वसा। लेकिन हमें प्राप्त किससे होती है? तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि आप गेहूं का आटा 250 ग्राम खा सकते हो, लेकिन आप घी या तेल 250 ग्राम नहीं खा सकते।
तो वसा की अपेक्षा हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से। चलिए आगे बात करते हैं कि वसा कितने प्रकार की होती है। तो वसा देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी होती है? संतृप्त एवं असंतृप्त, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। संतृप्त वसा कौन सी होगी? तो संतृप्त वसा होती है दोस्तों नारियल का तेल और ताड़ का तेल। ये संतृप्त वसा के उदाहरण है, याद रखिएगा दोस्तों, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। इसी तरीके से असंतृप्त वसा, इसके उदाहरण है दोस्तों मछली का तेल और वनस्पति का तेल। मछली का तेल और वनस्पति तेल। चलिए अब हम बात करते हैं कि शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होगा। तो शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कमेंट करके बताइए दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? अब बात करते हैं वसा का पाचन। तो वसा का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। और किस एंजाइम के द्वारा होगा? तो इस एंजाइम का नाम है दोस्तों लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करके इसे ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं वसा के मुख्य कार्य। वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो शरीर में क्या काम करती है वसा? तो वसा के मुख्य कार्य, वसा का मुख्य कार्य होता है एक तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी होता है। दूसरा इसका कार्य होता है त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं आने देती। पहला कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देना, दूसरा कार्य होता है त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं आने देती। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य भी वसा के द्वारा ही होता है। और तीसरा है कि खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है, आहार को रुचिकर बनाती है। और एक और इसका कार्य है अंगों को चोटों से बचाती है, शरीर के अंगों को चोटों से बचाती है। शरीर के अंगों को किससे बचाती है दोस्तों? चोटों से बचाती है। और इसका अगला कार्य है इसकी अधिकता से। तो वसा की अधिकता से क्या होता है? शरीर स्थूल हो जाएगा, स्थूल यानी कि आलसी, ढीला ढाला शरीर स्थूल हो जाएगा। हृदय की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या रक्तचाप बढ़ जाता है। और कमी से क्या होगा? तो कमी से त्वचा रूखी हो जाएगी और शरीर का विकास रुक जाएगा, रुक जाना। तो ये था दोस्तों, आज हमने 2 पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ा, प्रोटीन और वसा के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।